अच्छा, अलग अलग राज्यों में खेले की बात हो रही है और ये खेला कहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, कहाँ आगे कौन कैंडिडेट है, ये जल्दी से दर्शकों को हम दे रहे हैं क्योंकि नीचे की पट्टी में तो लगातार खेला हो रहा है जहां एनडीए 288 पर अब आ गई है और इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा है वो 236 पर पहुंच गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है बड़े चेहरों को लेकर, यहाँ जो संदेश खाली है उसको लेकर अपडेट ये था कि और पुरी से संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। देखिए, पुरी से संबित पात्रा के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान भी आगे चल रहे हैं और यहाँ लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी पीछे हो गए हैं। किसानों की नाराजगी भारी बढ़ गई क्या? पुरी से संबित पात्रा आगे चल रहे हैं और संबित पात्रा लोगों के बीच गए थे, बड़ी इमोशनल अपील भी की थी और यहाँ संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जो आगे पीछे का खेल है ये अभी पलट भी सकता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये आगे पीछे का खेल चलता रहेगा। लेकिन चूंकि अभी दोपहर 12:30 बजे का वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा जो आगे है वो कितने अंतर से आगे, और जो पीछे इस वक्त है जैसे कि अजय मिश्र टेनी जो थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे, तब सवाल ये भी था कि जो किसानों की नाराजगी है, क्योंकि इससे पहले भी सपोर्ट मिला, किसानों पर जो जीप चढ़ाई गई थी उसके बाद अजय मिश्र टेनी को सपोर्ट मिला था और अभी पीछे चल रहे हैं, थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे। अलीगढ़ से बड़ी खबर, एसपी से ब्रजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद से कांग्रेस 8,958 वोटों से आगे चल रही है। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य 243 वोटों से आगे, हालांकि अंतर बहुत कम है। अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली 14,532 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए यूपी से एक के बाद एक कई गुड न्यूज हैं। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल ही रहे थे, लेकिन यहाँ लखीमपुर खीरी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो अलग अलग राज्यों को लेकर हम बात कर रहे हैं, और मनोज मनु अभी कह भी रहे थे कि खेला हो गया, वो खेला कैसे हो रहा है और उसके रीजन क्या है, ये जल्दी से हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो बीजेपी का बंटाधार एक तरीके से हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है, बंगाल के नतीजे के मायने क्या हैं, वहां मां माटी मानुष काम कर गया। संदेश खाली का जो प्रयोग था वो पूरी तरह से असफल हो गया क्योंकि रेखा पात्रा खुद पीछे चल रही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट, और ममता का अकेले लड़ना एक बार फिर से सफल होता हुआ अभी तक दिख रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला है। जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं बयानबाजी करते रहे वो लोगों को पसंद नहीं आई है। क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे हैं। ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर लोगों ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया है। मां माटी मानुष का जलवा, और ममता बनर्जी को विधानसभा इलेक्शन में भी हमने देखा था जो कहती थी एक पैर पर मैंने सबको हराया है, और जो नतीजों में दिखा भी था ममता का अकेले लड़ना यहाँ सफल हो गया है। लेकिन कौन कौन सी सीट है जहां बीजेपी आगे चल रही है वो जल्दी से आप देख लीजिए। बीजेपी के खेवनहार कौन है? गुजरात 25 सीटें, एमपी 29 सीटें, बिहार 11 सीटें, हिमाचल 4 सीटें, छत्तीसगढ़ में 10 सीटें और आंध्र प्रदेश में 3 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और बीजेपी का बंटाधार कहां पर हो गया है ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहां जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश 36 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट पीछे हैं। पंजाब में तो एक सीट पर भी आगे बीजेपी कैंडिडेट नहीं है। महाराष्ट्र यहां 11 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट पीछे हैं। ये एनडीए 400 पार का जो नारा था वो कैसे यहां पर फेल साबित हो रहा है। देखिए, राजस्थान में 13 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट पीछे, और पश्चिम बंगाल में बड़ा लॉस हुआ है। जब दावे बड़े बड़े हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में 10 सीटों पर बीजेपी का हो गया है बंटाधार। यानी कि बीजेपी यहां इन राज्यों में लॉस कर रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो राज्य हैं ये नैया पार लगाएंगे क्योंकि जो अभी भी बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी एनडीए के साथ में बना हुआ है। हालांकि ये अंतर उतना नहीं है जितना बीजेपी का दावा था। बीजेपी कह रही थी अकेले 370 हम पालेंगे, बीजेपी कह रही थी 400 पार एनडीए जाएगा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि ये राज्य यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने सपोर्ट किया है, बीजेपी के वादों पर भरोसा हुआ है। लेकिन ये जो राज्य हैं यहाँ चिंता बीजेपी को करनी होगी। उत्तर प्रदेश जहां पर सभी 80 की 80 सीटों पर बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम जीतेंगे, एनडीए के साथ 80 सीटें जीतने का दावा, लेकिन यहाँ 36 सीटों पर नुकसान अभी तक बीजेपी को है। और 12:30 बजे का वक्त हो चुका है। ये आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे अगर अंतर कम है तो। पंजाब एक भी सीट नहीं मिली। किसानों की नाराजगी पंजाब में भारी पड़ गई। हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं वो पहले भी कह रहे थे कि पंजाब में बीजेपी की डगर मुश्किल होने वाली है। महाराष्ट्र में भी उतनी आसान नहीं रही है। 11 सीटों पर नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और राजस्थान, यहाँ विधानसभा इलेक्शन जरूर जीत गई बीजेपी कांग्रेस को हराकर, लेकिन यहाँ 13 सीटों पर अगर नुकसान यहाँ बीजेपी को है तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जहां पर 10 सीटों पर बीजेपी को नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई होगी कैसे? और जो शाम को जश्न की तैयारी है, क्या वो जश्न उतनी ही शिद्दत से मनाया जाएगा? 400 पार का नारा, 370 पार का नारा कहां तक जाएगा? ओवर टू यू मनोज मनु, अनन्या।
रचना आपका हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर देश भर की जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो तस्वीर क्यों निकल कर आ रही है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा उम्मीद है कि ऐसा प्रयोग किया गया राम मंदिर का प्रयोग जिसमें पूरे देश में एक सनातन की लहर, और राम मंदिर ही ऐसा प्रयोग था जिसके बाद विपक्ष पस्त हो गया। कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन वो राम मंदिर की लहर जमीन पर बैठ गई, उसने कोई असर नहीं किया। यहां तक कि मेरठ में जो राम की प्रकृति के कहे जाते हैं, उनका जो रूप माने जाते हैं, अरुण गोविल वो खुद मशक्कत कर रहे थे, अब फिलहाल आगे हैं। लेकिन हम चर्चा उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, बंगाल की कर रहे थे, दोनों चर्चा करना जरूरी है। आलोक जी, कितना सच है कितना गलत है, लेकिन यह भी कहा गया कि स्मृति ईरानी ने नाराजगी व्यक्त की थी कि झगड़ा मुझसे क्यों, अगर झगड़ा ऊपर वालों से है तो देखा जाए क्या उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच कशमकश है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के बीच कुछ अनबन है, क्या उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो है, लेकिन सनातन का और राम मंदिर के साथ साथ बुलडोजर का जो नैरेटिव है वो जरूरत से ज्यादा हो गया। क्या उत्तर प्रदेश में दलित ये तय कर चुके थे कि इस बार बीजेपी नहीं और वो दूसरी तरफ चले गए? देखिए मनोज जी, मैंने पहले कई बार इस बात को कहा कि जिस तरह से योगी जी एक ईमानदार छवि के साथ यदि कार्यकर्ताओं को आप इग्नोर करें, यदि मंत्रियों की बात भी न सुनी जाए, उस तरह की शिकायतें बराबर हाईकमांड पर आई और इसीलिए बाहर चर्चा में आता था कि क्या अमित शाह जी नाराज हैं। ये सही है कि पार्टी अपना अंदर के झगड़े बाहर सामने नहीं लाती, लेकिन इसके बाद जब ऐसा रिव्यू होता है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार मनोज जी आप जानते हैं, शिवराज सिंह को जब ये गलतफहमी हो गई थी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे ही मुझसे लोग मिलते थे कि योगी जी तो प्रधानमंत्री, बस उनको इस बार बना दिया जाए। जब इस तरह के कैंपेन किए जाएंगे उसका नुकसान, और बुलडोजर, देखिए यंग जनरेशन एक चाहता है कि न्याय दिखे। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब इनकाउंटर होता है गलत ऐसे लोगों का, लेकिन यदि पब्लिकली मुख्यमंत्री यदि कहने लगे कि हमारा तो इलाज यही है, शूट कर देंगे, इसका असर नेगेटिव होता है। तीसरा, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस और समाजवादी ने, चूंकि वहाँ सरकारी नौकरी के लिए बिहार यूपी में, बिहार फिर भी अभी जो चल रहा है उतना बुरी स्थिति में नहीं है, यूपी में लोग यही चाहते हैं। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिन्होंने पूरे जीवन में साइन भी कोई और करके आता था, उनको आज भी 1.5 लाख रुपया पेंशन मिल रही है। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, हम अपना खेती बाड़ी भी करें और ये काम करें। मैं लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ, ऐसे कॉरपोरेशंस में सरकारी नौकरी में लोग हैं जो पेंशन याफ्ता हैं और जो खुद मुझे कहते थे कि हमने, मेरा दस्तखत भी, मेरा यूनियन का फलाना सहयोगी आता है वो दस्तखत कर जाता है। ऐसे राज्य में इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ कोई मंत्रिमंडल का कोई आदमी भ्रष्टाचार नहीं दे पाया। वहाँ पर नीचे की कमियों को जो नहीं पूर पाना, जैसा मैंने कहा, आप यदि ईमानदार ज़्यादा रहेंगे तो B.R. अम्बेडकर चुनाव हारे 2 बार, कांग्रेस नहीं हराया था। आज कांग्रेस उन्हीं तेजस्वी यादव, लालू यादव को साथ लेकर के जीतते आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो एक तरीका कांग्रेस का पुराना रहा है। ईमानदार आदमी को हरा करके उसको निगलेक्ट करके फेंक दीजिए और बेईमानों को ले आइए। अरुण सिंह को राजीव गांधी के समय में ईमानदार थे, लेकिन अरुण नेहरू ने वीपी सिंह को, जिनके बेटे का कई भ्रष्टाचार बाद में हुआ, उनको बनाकर प्रधानमंत्री बना दिया। हुआ क्या, जाति के नाम पर आज कांग्रेस आ भी जाएगी तो वही स्थिति होगी जो वीपी सिंह के समय में हुई थी। ठीक है हिमांशु जी, इस पर मैं आपसे भी चाहूंगी और आप सभी से, क्योंकि हम इससे पहले जो तस्वीर दिखा रहे थे, कौन कौन से राज्य बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसपे एक तो गुजरात है, दूसरा हम मध्य प्रदेश देख रहे हैं, पूरी इसकी सीटें जो है वो बीजेपी को वहां मिल रही है। लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है वो उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र नहीं कर रहा है, और साथ ही राजस्थान में भी 11 सीटें जो है वो फिलहाल उस पर आगे चल रहे हैं, और पश्चिम बंगाल नहीं कर रहा है। तो क्या वजह नजर आ रही है? हरियाणा भी साथ में। भाई पश्चिम बंगाल के अंदर तो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि संदेश खाली का जो एरिया है बशीरहाट, वो तो जितना नहीं था डेमोग्राफी की वजह से, उसका कितना असर हुआ बाकी की सीट्स के ऊपर, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। मगर मेरा ये मानना है कि वहां पर सीट्स फ्लिप होगी, अभी थोड़ी सीट फ्लिप होगी। और ऐसा कहा जाता है वहां पर कि पिछले बारी भी जब भाजपा जीता था और जो एरियाज में जीता था वो एरियाज में फिर से इस बारी अच्छा करेगा। बाकी की सीटों की बात आप जहां तक करते हैं, और वहां पर भद्रलोक की जो सीट है, क्या वो बदले हैं या नहीं बदले? ठीक है, देखिए इस पर से पता चलेगा हमें कि ये क्या होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि थोड़ा तो बेहतर होगा, कुछ फ्लिप होंगे। आपने अगर मोदी जी का जो प्रोसेस हमने देखा, रैली पहले बार जैसे लोग आए वो सुनामी था,
और जो दूसरी बात मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश जहां पे भी अच्छा नहीं कर रहे, जो संघ के कार्यकर्ता है ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो ग्राउंड में संघ के कार्यकर्ता ने, मुझे जो लग रहा है कि यूपी में शायद वैसे काम नहीं किया, जो केरल में काफी जगह पे जहां पे संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं ग्राउंड पे, मध्य प्रदेश में काम किया, वहां पे बीजेपी अच्छा करते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि कितना क्या गैप हुआ बीजेपी और संघ में। क्यों नड्डा जी ने कहा कि अभी संघ की जरूरत नहीं है, ये उन्हें ही पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बीजेपी के जो आप जीत देखते हैं, इसके पीछे संघ, वीएचपी, इनके लोग जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, उनके पास हम आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है, बीजेपी ने बहुत सारे प्रयोग किए इस बीच, बहुत सारे प्रयोग किए। हाल ही में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह नए चेहरों को लाया गया और यह कहा गया कि भाई नई लीडरशिप को आगे लाना है, पुराने नेताओं को अब पीछे रखना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, सभी की सभी सीटें वहां पर देखी जा रही हैं, लेकिन राजस्थान में खेला हो गया। राजस्थान में मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता वो मान गए, उन्हें पद भी दे दिया गया, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे निकली ही नहीं प्रचार पर। क्या ये वसुंधरा की नाराजगी, क्या तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया? मंडोला जी, देखिए, जो राजस्थान में खेला हुआ है, वो राजस्थान में खेला विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हो गया था। जाट बाहुल्य सीटों में बीजेपी हारी थी, जाट वहां पर जो है नाराज थे। उसके बाद जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो किरोड़ी लाल मीणा के अपने को नेता बताते थे, उनको एक बड़े मंत्रालय की उम्मीद थी, मुख्यमंत्री अपने को मान रहे थे, गुर्जर समाज से भी किसी को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। तो गुर्जर, मीणा और जाट, ये 3 जातियां कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज बताई जा रही थी। और उसके बाद एक जब टिकट बंटे, तो टिकट बंटने के मामले में भी बीजेपी ने उसको सोशल इंजीनियरिंग को जो कहते हैं ना, उस पर काम नहीं करा। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अब जो 10, 11, 12 सीटों पर हार रही है। किरोड़ी लाल मीणा जो इस वक्त मंत्री हैं भजन लाल शर्मा में, उन्होंने कहा अगर दौसा ये हारती है बीजेपी तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कई बातें उन्होंने कहा, मेरे को 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। अब मुझे लग रहा है 2-3 सीटों में, दौसा में तो 1 लाख से ज्यादा मतों से जी,